आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख राजवंश जो लगभग 300 सालों से भी अधिक शासन सत्ता चलाया, अर्थात मुगल वंश को हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। मुगल वंश, मुगल वंश की स्थापना हुई तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? भाई एक विदेशी जब भारत की सरजमीन पे आके शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी भारत की, क्योंकि भाई विदेशी आया, अगर राजनीतिक स्थिति अच्छी तो विदेशी आ नहीं सकता। तो भारत में जब मुगल वंश वालों के आने का क्रम शुरू हुआ तो भारत की राजनीतिक स्थिति हम कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी। बाबर, जो इस मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, उसने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये कहा है कि उस समय 7 राजवंश भारत पर शासन सत्ता चला रहे थे। आपको याद होगा कि जब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सल्तनत वंश पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि सल्तनत वंश का अंतिम राजवंश लोधी वंश और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, अगर मुगल वंश का संस्थापक बाबर, इन दोनों के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आत्मकथा में 7 राजवंशों का उल्लेख करता है। 7 राजवंश अर्थात एक भारत में एक विखंडन की स्थिति थी। भारत में जब विखंडन की स्थिति थी एक दूसरे से लोग ईर्ष्या भी करते थे। ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है, किसी भी विदेशी के द्वारा कहीं पे भी आक्रमण करने के लिए एक अच्छी स्थिति थी। अब विदेशी इस मुगल वंश वालों ने देखा कि भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता संगठन की जो जरूरत है वो है नहीं। जैसे पहले के शासक थे, हम यूं कहें जैसे मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, या अलाउद्दीन खिलजी या तुगलक वंश वालों ने एक केंद्रीकृत मजबूत शासन सत्ता की स्थापना की थी। लेकिन जब मुगल वंश वालों का आगमन होता है तो एक मजबूत केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना नहीं थी। इसका बखूबी लाभ उठाया मुगल वंश के संस्थापकों ने। मुगल वंश के संस्थापक आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं और अपने नवीन सत्ता की स्थापना करते हैं। मुगल वंश की स्थापना कब होती है? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में होती है और इस वंश की समाप्ति कब होती है? तो आपको याद होगा 1857 ईस्वी की क्रांति जब होती है, जिसे हम भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो उस समय इसकी समाप्त होती है। लगभग 300 सालों से भी अधिक शासन सत्ता चलाने वाले मुगल वंश, इनका जब हमें अध्ययन करना होगा तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में क्यों बांटते हैं? जैसे 1526 ईस्वी से शासन सत्ता शुरू होती है 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब की मृत्यु के समय तक, औरंगजेब जब तक शासन सत्ता पे था उस समय तक एक भारत पर एक शक्तिशाली शासकों का दौर था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद 1857 ईस्वी 1 नवंबर 1857 ईस्वी को मुगल सम्राट सदा के लिए पद समाप्त कर दिया गया। तो इस दौरान कमजोर शासकों का दौर चलता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का दौर उत्तर मुगल काल। अब ये मुगल वंश की शासन सत्ता स्थापित हो गई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मुगल कौन थे, मुगल का अर्थ क्या है। तो मुगल, ये मुगल शब्द जो है ये लैटिन भाषा का जो एक शब्द है मोंग, उससे बना है और इसका अर्थ क्या है? बहादुर। अर्थात मुगल शब्द का अर्थ है बहादुर। मुगल थे कौन? तो मुगल 2 राजवंशों से उत्पन्न योद्धाओं का एक समूह था, एक लड़ाकू योद्धाओं का एक संगठन, एक समूह है मुगल। कौन से 2 राजवंश? एक चागताई राजवंश, चागताई वंश में कौन था? बाबर का जो पिता था वो चागताई वंश था और इसकी माता जो थी मंगोल राजवंश से थी, मंगोल वंश से संबंधित थी। इसलिए इन दोनों राजवंशों के खून से जो उत्पन्न होने वाला एक लड़ाकू समूह था वो था मुगल। अब हम लोग देखते हैं मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का जो संस्थापक था, मूल रूप से हम लोग इस संस्थापक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। संस्थापक मुगल वंश का बाबर, इससे जो भी प्रश्न निकलते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बाबर
कि जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी बाबर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बाबर की जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी या बाबर की प्रारंभिक स्थिति कैसी थी या इसने किन परिस्थितियों में भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान कौन कौन से युद्ध लड़े, इन सब चीजों को आज की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो गया? चलिए ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक जो बाबर था, इसका पूरा नाम क्या था या हम कहें मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहां पर हुआ? तो ये अंदीजन फरगना में हुआ। अंदीजन फरगना में। इनके पिता का क्या नाम था? पिता उमर शेख मिर्जा। कहीं कहीं पर इसे देता है शेख उमर मिर्जा, तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा, चाहे उमर शेख मिर्जा चाहे शेख उमर मिर्जा। और इनकी माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार। अब ये माता और पिता से उत्पन्न होने वाला जो बाबर था, इसके रगों में, इसकी धमनियों में 2 राजवंशों का खून बह रहा था, अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा। अब यहां से एक चीज और पेपर में बनता है कि ये बाबर किस वंश से संबंधित था, तो ये चागताई तुर्क था। बाबर चागताई तुर्क है। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को एक छोटे से स्थान पर अंदीजन फरगना में बाबर का जन्म होता है। और इसके पिता क्या थे? इस फरगना के एक छोटे से सरदार थे। ये जो हैं एक सरदार हैं, वो भी छोटे से। बाबर का जन्म होता है। बाबर ये कहता है कि हम स्वयं से ये कहता है कि मैं बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हूं, मैं प्रतिष्ठित वंश से हूं। बेशक इसके पिता का जो वंश था ये प्रतिष्ठित नहीं था, लेकिन ये कहता था कि इससे क्या होने वाला है, पिता का वंश से अगर नहीं प्रतिष्ठित है तो माता वाला देख लीजिए। ये अपनी आत्मकथा में कहता है कि हमें हमारी माँ के वंश से जोड़ के देखा जाए, हमें हमारी माँ के वंश से समझा जाए। क्यों? क्योंकि एक उच्च कुल की महिला थी, इसलिए अपने आत्मकथा में स्पष्ट बाबर कहता है कि हमें हमारी माँ के वंश के नाम से जाना जाए। क्योंकि पिता छोटे से सरदार थे। अब इनका जो सरदार थे, एक दुर्घटना घटती है 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में एक दुर्घटना घटती है जिसमें उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। अब 1483 में जन्म लेने वाला बच्चे के पिता की मृत्यु 1494 में हो गई, अर्थात 11-12 वर्ष की उम्र का बच्चा 8 जून 1494 ईस्वी को 8 जून 1494 ईस्वी को इस फरगना का जो गद्दी थी उस पर यह बैठता है। एक अल्प आयु का बच्चा, एक छोटी उम्र का बच्चा गद्दी पर बैठ गया। मात्र 11-12 साल की उम्र थी, अल्प वयस्क बच्चा। साथ में इसके सामने क्या समस्याएं थी? एक तो अल्प वयस्क था, दूसरी समस्याएं क्या थी? इसके जो सगे संबंधी थे उनसे इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, इससे जो संबंध इसके थे वो सब ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। लेकिन बाबर भी कम चतुर नहीं था। बाबर एक महत्वाकांक्षी और काफी सूझबूझ वाला शासक था। जब 8 जून 1494 ईस्वी को ये फरगना की गद्दी पर बैठता है तो इसने यह सोचा कि क्यों नहीं हम समरकंद को भी अपने अधीनस्थ कर ले। कहां? समरकंद को। क्यों कर ले इसको अपने अधीनस्थ? क्योंकि समरकंद जो है तैमूर की राजधानी थी। यह समरकंद, तैमूर जो था उसकी राजधानी समरकंद थी। और दूसरा कारण क्या था? ये फरगना जो है और समरकंद दोनों सटे हुए थे। इस कारण से बाबर सोचता है कि अगर हम समरकंद को जीत लेंगे तो हमारे जो साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा और एक महत्वपूर्ण केंद्र हमारे अधीनस्थ आ जाएगा। लेकिन उस समय इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि ये सीधे सीधे आक्रमण करे और जीत ले। इसने सबसे पहले क्या किया कि फरगना में अपनी स्थिति सुदृढ़ किया। फरगना में जब अपने को ये मजबूत समझना शुरू कर दिया तो इसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब इसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया तो फरगना में विद्रोह हो गया और फरगना हाथ से निकल गया। अब इसने सोचा कि चलिए समरकंद से हम लोग पुनः फरगना पर आक्रमण करते हैं। फरगना पर आक्रमण करता है तो यह समरकंद भी हाथ से निकल गया।
इस तरीके से इधर आक्रमण करता तो ये निकल जाता, इधर आक्रमण करता तो ये निकल जाता। इसने अपनी आत्मकथा में साफ लिखा है कि हमने फरगना के लिए समरकंद को खो दिया। अब समरकंद भी हाथ से निकल गया और फरगना भी हाथ से निकल गया। कहने का मतलब कि फरगना के लिए इसने समरकंद को खो दिया, अब फरगना भी हाथ से निकल गया। बाबर की स्थिति एक घुमक्कड़ी जीवन हो गया, कहीं भी इसको रहने का ठौर ठिकाना नहीं था। बाबर इधर उधर भटकते हुए एक बुढ़िया से मिलता है। भारत और भारत की अपार संपदा के बारे में सबसे पहले जानकारी बाबर को एक बुढ़िया के माध्यम से हुई। बुढ़िया ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, आप इस नाम से एक स्थान है वहां पर जाइए, वहां पर अकूत संपदा है, आप अपना साम्राज्य भी स्थापित कर सकते हैं और वहां से धन दौलत भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के बारे में सर्वप्रथम बाबर को बुढ़िया ने बताया, लेकिन बाबर ने सोचा कि एक नया स्थान, नए लोग, उनके ऊपर अगर हम आक्रमण करते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी दुर्दशा और खराब हो जाए। क्योंकि उसने सोचा कि जहां पर हमारा जीवन हुआ, जन्म हुआ, हमने अपना बचपना बिताया, शासन सत्ता स्थापित की, वहां तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब ये दूसरे जगह हमको बुढ़िया भेज रही है, तो ये इसके दिल में डर भी था, खौफ भी था। लेकिन बुढ़िया ने कहा कि आपसे पहले कई आक्रमणकारी आए और गए, लूटा पाटा शासन सत्ता स्थापित किया और चले गए, वहां पर आप जाइए, धन संपदा सब कुछ मिलेगी। लेकिन बाबर के अंदर एक खौफ था। उसी समय इसे एक सूचना मिलती है, इसके गुप्तचरों द्वारा इसको एक सूचना प्राप्त होती है। क्या सूचना प्राप्त होती है कि काबुल में अव्यवस्था फैल गई। बस फिर क्या था, इसने इस अव्यवस्था का लाभ उठाने का सोचा। अब इसको सूचना प्राप्त हो गई थी कि काबुल में अव्यवस्था फैल गई है, इसने काबुल पर आक्रमण कर दिया और 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त कर लिया। एक घुमक्कड़ी व्यक्ति को, ये दर दर की ठोकरें कहने वाले व्यक्ति को काबुल में विजय प्राप्त हो गई। काबुल में जब विजय प्राप्त हुई इसे, तो इसके राजनीतिक जीवन में अस्थायित्व आया। चलिए एक जगह रहने का हमें ठौर ठिकाना मिल गया। यहाँ पर इसने अपनी शासन सत्ता स्थापित की। काबुल में 1504 ईस्वी में अपनी शासन सत्ता स्थापित की। और सबसे पहला इसने काम क्या किया, जो इसके पैतृक उपाधि थी मिर्जा, इसकी पैतृक उपाधि कौन सी थी, मिर्जा, उसने कहा सबसे पहले इस पदवी को हटाओ, इसमें कुछ जो है रस नहीं है, इसमें मजा नहीं, दहशत नहीं है। अब मिर्जा का पैतृक पद जो तैमूरी परंपरा के विरुद्ध, इसने क्या किया कि मिर्जा का पद हटा दिया। तैमूरी परंपरा में क्या था कि लोग मिर्जा के पद धारण करते थे, इसने कहा सबसे पहले इसको हटाओ। इसने क्या किया कि अब किस उपाधि से स्वयं को संबोधित किया, पादशाह। इसने पादशाह की उपाधि धारण किया, पादशाह अर्थात बादशाह। बादशाह की इसने उपाधि धारण कर ली और काबुल में शासन सत्ता के दौरान ही भारत के भावी विजय की योजना बनाना शुरू करता है। इसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगाया, भारत की स्थिति के बारे में पता करो, हमें वहां पर आक्रमण करना है, क्योंकि जो बुढ़िया बताई है संपदा में मिलेगी और अपना शासन साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। अब इधर तो जा नहीं सकते, जहां पर उसकी शासन सत्ता पहले थी, एक मजबूत शासन सत्ता थी। अब उसको डर था कि अगर इधर बढ़े तो पुनः हार हो सकती है। अब एक काम किया जाए, अब रास्ता बदला जाए। इसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से जब सूचना इकट्ठा किया तो इसे पता चला कि वही स्थिति है जो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के समय थी, अर्थात भारत विखंडन की स्थिति में एक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। इसने कहा कि चलिए भारत पर आक्रमण करिए, लेकिन एकाएक भारत के मध्य भाग पर नहीं आक्रमण करना है, पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा आजमा के देखना है कि हमें जो है भारत की सत्ता प्राप्त हो सकती है कि नहीं, हम भारतीयों को हरा सकते हैं कि नहीं। तो इसने क्या किया, सबसे पहला आक्रमण इसने 1519 ईस्वी में किया। इसने अपनी आत्मकथा में कहा है कि हमने कुल भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। इसने किया कहां, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा वाले क्षेत्र पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा किस पर, तो ये बाजौरा और भीरा नामक स्थान पर इसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो ये भारत के धरती पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था जिसमें तोपों और बंदूकों का प्रयोग हुआ। तोपों और बंदूकों का सबसे पहले प्रयोग इसी युद्ध में हुआ। किसने प्रयोग किया, ये बाबर ने इसमें प्रयोग किया था। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि भारत के किस युद्ध में सबसे पहले तोपों और बंदूकों का प्रयोग हुआ, तो सबसे पहले बाजौरा और भीरा में जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उसने तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था। बाबर जीत जाता है।
अब पहले ही संजीवनी उसको जीत के मिल चुकी थी, बाबर जीत जाता है। लेकिन इसी समय इसको क्या सूचना मिलती है कि जो ये आपका काबुल है वहां पर अव्यवस्था फैल गई, विद्रोह फैल गया, बाबर वापस चला जाता है। जब बाबर वापस चला जाता है तो बाजारा और भीरा वाले भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। काबुल पहुंचने के बाद बाबर पुनः भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। 1519 ईस्वी में दोबारा भारत पर आक्रमण करता है। अब क्या है, अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र को टच किया था, अब ये पाकिस्तान के अंदर घुस गया, ये पेशावर को जीत लेता है। पेशावर को जीत लिया, दूसरे आक्रमण इसने पेशावर को जीत लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी काबुल में अव्यवस्था फैल गई और ये वापस चला गया। वापस गया तो पेशावर भी स्वतंत्र हो गया। इसके बाद इसने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। 1520 ईस्वी में किया, इसी बाजारा और भीरा को पुनः इसने जीत लिया। लेकिन इसकी समस्या अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब ये अपना स्थान छोड़ के कहीं भी खिसकता था तो वहां पर विद्रोह हो जाता। ये पुनः बाजारा जीतने के बाद जब वापिस चला जाता है तो यह काबुल में अव्यवस्था को समाप्त करता है, लेकिन यहाँ बाजारा और भीरा पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद इसका चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में होता है। भारत पर पुनः आक्रमण होता है, लेकिन यह फिर वापस चला जाता है। इसका अंतिम पांचवा और अंतिम आक्रमण 1525 ईस्वी में होता है। 1525 ईस्वी में जब यह आक्रमण की योजना बनाता है, उससे पहले कई भारतीयों द्वारा इसे आमंत्रण प्राप्त होता है कि आप आइए भारत और हमें जो है इनके खिलाफ आपसे लड़ना है, आप आइए भारत। और एक किसी राजा को जैसे मान लीजिए कोई भी बुलाता था तो अपने विपक्षी से कहता था कि आप इन पर आक्रमण करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। बाबर ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी भी सहायता से, अगर भारतीयों से भी सहायता हमको मिल जाएगी जो वहां का स्थानीय है, तो दूसरे को हम हरा ही देंगे। तो इसने इस योजना के साथ 1525 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान किया कि अब कोई डरने की बात नहीं है, अब भारत के सीधे सीधे मध्य भाग पर हमको आक्रमण करना है। क्यों कि हमें सहायता करने वाला भारतीय भी मिल गया और अगर हम पराजित होंगे तो वो हमारी सहायता करेगा। इस तरीके से 1525 ईस्वी में यह भारत के मध्य भाग पर आक्रमण की योजना के साथ ये आगे बढ़ता है। और 12 अप्रैल 1525 ईस्वी में 12 अप्रैल 1525 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे होते हुए, यमुना नदी के किनारे किनारे ये पहुंचता है पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में पहुंचता है और अपनी सेना वहां पर लगा देता है, चारों तरफ युद्ध की योजना बनाना शुरू कर देता है। बाबर पानीपत में आके डट गया अपनी सेना के साथ। जब इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के शासक लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी को मिलती है तो वो भारी भरकम सेना लेके इसका मुकाबला करने के लिए पानीपत के मैदान में आ डटता है। आपको हम बता दें एक चीज कि पानीपत का ये युद्ध, कोई भी युद्ध रहा हो, पहला दूसरा तीसरा कोई भी युद्ध रहा हो, भारतीय इतिहास में एक अहम कड़ी के मोड़ के रूप में ये जाना जाता है। पानीपत का जो कोई भी युद्ध रहा भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध की नींव पड़ती है किसके बीच? तो पानीपत के युद्ध की नींव पड़ती है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध की नींव पड़ गई। प्रथम युद्ध है, किसके बीच है? ये बाबर और इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत के प्रथम युद्ध की नींव पड़ी। दोनों सेनाएं आमने सामने आके डट गई हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध से कुछ जो पेपर में प्रश्न निकलते हैं हम उनको देखते हैं। जैसे इस युद्ध में बाबर ने क्या किया? उज़्बेकों की जो युद्ध नीति थी, युद्ध नीति क्या थी? तुलगमा पद्धति, उसका प्रयोग किया। और साथ में इसने क्या किया कि जो तोपों के सजाने की, तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति थी, तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति, अर्थात तोप जैसे दो बीच में जगह है और इधर से तोप चल रही है, इधर से तोप चल रही है, सामने वालों को समझ में ना आए कि तोप किधर से आ रही है। तोपों को सजाने की जो उस्मानी पद्धति थी
उस्मानी पद्धति थी, उसको भी इसने प्रयोग किया इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसने तोपों के सजाने की उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग कर दिया और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तोपों और बंदूकों का व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। तोपों का अभी तक उस युद्ध में इसने प्रयोग किया था, लेकिन उतने व्यवस्थित क्रम में इसका प्रयोग नहीं हो पाया था। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया कि तोपों का व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। तोपों का संचालन कौन कर रहा था? तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकों का संचालन कौन कर रहा था? मुस्तफा कर रहे थे। इन दोनों की देख रेख में उस्ताद अली कुली तोपों और मुस्तफा बंदूकों का जो संचालन कर रहा था, इसने चारों तरफ पानीपत के मैदान में आग की गोले बरसाना शुरू कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मर गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। हम लोगों ने जब पिछली क्लासों में देखा था, जब सल्तनत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ही शासक था, इब्राहिम लोदी, जो युद्ध भूमि में मारा गया। अन्यथा कोई भी राजा युद्ध भूमि में मारा नहीं गया। इस प्रकार युद्ध भूमि में मृत्यु होने के बाद बाबर ने क्या किया कि जो अफगानों की पुरानी राजधानी और नई राजधानी दोनों बाबर के अधीनस्थ आ गई और इस पर विजय के बाद बाबर ने एक नवीन राजवंश, भारत में नवीन राजवंश मुगल वंश की स्थापना किया। कब किया? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने एक नवीन राजवंश मुगल वंश की स्थापना किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद इस खुशी में, जैसे लोग नहीं कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई विजय प्राप्त करते हैं तो लोग मिठाइयां बंटवाते हैं या अपने हिसाब से लोग खुशी का जश्न मनाते हैं, तो यह भी जीत गया। एक नए स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है बाबर ने, मुगल वंश की। अब इस खुशी में इसने क्या किया कि जो काबुल के प्रत्येक निवासी, अभी हमने कहा ना काबुल में इसकी शासन सत्ता स्थापित हो चुकी थी, काबुल के प्रत्येक निवासी को इसने एक एक चांदी का सिक्का दिया। क्या दिया? चांदी का सिक्का दिया। चांदी का सिक्का प्रत्येक व्यक्ति को दिया। भैया लीजिए, हम भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दिए हैं और हमें जो है वहां पर अपार खुशी प्राप्त हुई। इसने एक एक चांदी का सिक्का काबुल वासियों को दे दिया। इसकी इस दानवीरता के कारण, इसकी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि मिली। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि इसको कलंदर की उपाधि कब मिली? जब काबुल में इसने चांदी का सिक्का बंटवाया तब मिली। कभी कभी पेपर पूछता है कलंदर की उपाधि किसकी है, तो कलंदर की उपाधि बाबर की है। अब बाबर ने मुगल वंश की नींव डाल दी। अब जब इसकी सूचना समस्त भारत के जो राजा थे, छोटे छोटे प्रांतों में रहने वाले राजा थे, उनको जब पता चलती है तो इनके दिमाग में चलता करे ये तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? हमने तो ये सोचा था कि अन्य तुर्क आक्रमणकारियों के समान बाबर भी आएगा, लूटपाट मचाएगा और चला जाएगा, लेकिन इसने तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। उल्टा। और बाबर ने क्या सोचा कि हम तो वैसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे रहने खाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। काबुल है वो भी एक छोटा सा प्रांत जिसके हम राजा बने बैठे हैं, और एक अच्छा स्थान है, धन अपार संपदा है, और साथ में यहाँ पर विजय प्राप्त करना भी उतना कठिन कार्य नहीं है। इस प्रकार से क्यों नहीं यहीं पर शासन सत्ता स्थापित किया जाए? इसके लिए तो मुफीद हो गया, अच्छा हो गया कि चलिए भाई यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित कर लीजिए। लेकिन अन्य देशी राजाओं के लिए ये खराब हो गया। अब ये जब खबर सारे तरफ फैलती है तो राणा सांगा ने कहा कि चलिए इब्राहिम लोदी को तो इन्होंने जीत लिया, अब हमसे युद्ध होगा। इन्होंने क्या किया? सीकरी से 10 मील दूर, सीकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थान पर, खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध की नींव पड़ती है। कब? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध की नींव पड़ती। खानवा कहां है? जो सीकरी से 10 मील दूर है।
राणा सांगा का जब नाम सुनते हैं बाबर के सैनिक और बाबर, तो ये लोग डर जाते हैं, अरे हमने तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। लेकिन इधर राणा सांगा है जो एक मजबूत सूझबूझ वाला और सर्वश्रेष्ठ शासन सत्ता स्थापित करने वाला राजा सामने खड़ा है। तो इधर बाबर की सेना में दहशत फैल जाती है, लेकिन बाबर भी डरने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपने समस्त सैनिकों को इकट्ठा किया और एक ओजपूर्ण भाषण दिया। ओजपूर्ण मतलब जैसे आजकल होता है मोटिवेशनल क्लास चलती है, उसी प्रकार से इसने अपने सैनिकों में उत्तेजना भरने के लिए जो है इसने भाषण दिया, समझाया लोगों को। और उसके बाद भी इसको ये नहीं लगा कि कहीं सैनिक तैयार ना हो, हमें समझाने के बाद भी अगर कहीं सैनिक नहीं तैयार हो तो हमारी पराजय होगी। इसने एक रणनीति के तहत क्या कहा कि ये जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध है, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये जिहाद है। जिहाद ये धर्म युद्ध है। लीजिए भैया, इसको धर्म युद्ध से जोड़ दिया। किसने? बाबर ने। केवल अपने सैनिकों को प्रोत्साहित उत्तेजित करने के लिए इसने कहा कि यह धर्म युद्ध है। पेपर में प्रश्न पूछता है कि भारत का कौन सा युद्ध जिहाद था, तो ये खानवा का युद्ध जिहाद था। धर्म युद्ध किसने घोषित किया? बाबर ने घोषित किया कि अगर हम इसमें मर भी गए तो हमें मोक्ष प्राप्त होगी। भाई धर्म युद्ध है, धर्म के लिए मर भी गए तो हमें मोक्ष प्राप्त होगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इसे अभी भी खौफ है बाबर को कि राणा सांगा के विरुद्ध कहीं ऐसा ना हो कि सेना एंड टाइम पे धोखा दे जाए। इसने एक रणनीति और बनाई। बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि जब ये लोग तैयार हो गए तो बाबर ने कहा कि ऐसा नहीं चलेंगे हम युद्ध क्षेत्र में, आप एक काम करिए, शपथ लीजिए। क्या शपथ लेना भाई? शपथ ये लेना है कि हम तब तक लड़ेंगे, हम आखिरी क्षण तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। इसने शपथ दिलाया। शपथ दिलाने के बाद अब क्या बचा? सेना पहुंचती है खानवा के मैदान में, भीषण रणसंहार होता है। दोनों मजबूत सेनाएं, इधर जो है शपथ और जिहाद का दिमाग में खौफ, और इधर एक मजबूत शासक, दोनों के बीच भीषण संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में राणा सांगा पराजित होता है। राणा सांगा जब पराजित होता है तो बाबर ने एक उपाधि धारण कर ली, गाजी की उपाधि। गाजी अर्थात काफिरों के विरुद्ध विजय के खिताब का उपाधि धारण किया। अब सीकरी में जो है, जो सीकरी से 10 मील दूर खानवा था, उसमें बाबर की जीत हो गई, राणा सांगा पराजित हो गया। इस प्रकार से भारत में इसकी दूसरी विजय हो गई। जहां पानीपत के युद्ध में विजय के बाद इसने शासन सत्ता स्थापित की, राजा बना था, वहीं खानवा के युद्ध में विजय के बाद इसके शासन सत्ता को स्थायित्व मिला। अब उतना मजबूत शासक कोई था नहीं कि जो इसको पराजित कर सके। बाबर ने देखा कि एक स्थान है चंदेरी। चंदेरी ये अवस्थित कहाँ है? ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर अवस्थित है। सीमा पर अवस्थित है, उससे क्या मतलब है? लेकिन ये चंदेरी था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र था उस समय। तो बाबर ने सोचा कि व्यापारिक केंद्र, इसमें हमारी शासन सत्ता होनी चाहिए। व्यापारिक केंद्र है, यहाँ से हमारा व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो हमें कर मिलेगा, कर मिलेगा तो हमारी शासन सत्ता अच्छी चलेगी। तो इसलिए इसने क्या किया, कहा कि हमें चंदेरी पर आक्रमण करना ही करना है। इसने क्या किया कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। चंदेरी पर आक्रमण किया तो जिसे हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध किसके किसके खिलाफ हुआ? तो ये मेदिनी राय यहां के शासक थे। ये मेदिनी राय कौन थे? तो ये राणा सांगा के एक सरदार थे। राणा सांगा के सरदार है। मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर के विजय होती है। कौन जीतता है? बाबर विजयी हुआ। इस विजय के साथ ही बाबर का हौसला और बढ़ जाता, क्योंकि लगातार जितने भी युद्ध हो रहे हैं बाबर उसमें विजयी होता है। अब भारत में अगले युद्ध की नींव पड़ती है, जिसे हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। 5 मई 1529 ईस्वी को इस युद्ध की नींव पड़ती है। इस युद्ध में किसके खिलाफ बाबर आक्रमण करता है? तो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी।
महमूद लोदी के खिलाफ इस युद्ध की नींव रखता है। बाबर ने क्या देखा? बाबर ने देखा कि एक महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई है वो अभी पराजित नहीं हुआ। खानवा के युद्ध में क्या किया, महमूद लोदी भाग के बिहार चला गया, बिहार में शरण ले लिया। बाबर ने सोचा कि अगर हम इसको नहीं पराजित करेंगे तो किसी ना किसी दिन ये समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि ये लोदी वंश वाला है और अभी भारतीय जनता जो है अपने पुराने राजा के शासन सत्ता को भूली नहीं है, इसलिए इसको पराजित करना अनिवार्य है। इसको पराजित करने के योजना के साथ बाबर ने क्या किया, गंगा नदी को पार किया, गंगा नदी को पार किया और घाघरा के तट पर आके खड़ा हो गया। घाघरा के तट पर आके खड़ा हो गया। इस घाघरा के तट पर जब बाबर आकर खड़ा होता है तो महमूद लोदी अर्थात अफगान सेना और साथ में बंगाल की संयुक्त सेना, दोनों की संयुक्त सेना आके आमने सामने खड़ी होती हैं। अफगान प्लस बंगाल की सेना दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं, लेकिन बाबर ने अपनी रण कुशलता के साथ इन दोनों संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। यह भारत का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। यह भारतीय इतिहास में पहला युद्ध था जो जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया था। इस प्रकार से इस घाघरा के युद्ध में 5 मई 1529 ईस्वी को जो युद्ध हुआ, बाबर विजयी हुआ, बाबर जीत गया। इस प्रकार से इसने भारत में एक मजबूत नींव रखी मुगल वंश की। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु से संबंधित कई घटनाएं उल्लेखित हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाबर जो भारत की जलवायु से स्वयं को सामंजस्य नहीं बैठा पाया, इस कारण इसकी मृत्यु हो गई। जबकि इसकी एक पुत्री थी जिसने हुमायूं की रचना की है, जिसका नाम गुलबदन बेगम था। उसने क्या कहा कि हमारे पिता की मृत्यु एक षड्यंत्र के तहत हुई, एक हत्या की गई। 26 दिसंबर 1523 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई और इसे आगरा में आराम बाग में दफना दिया गया। आराम बाग में इसको दफना दिया गया। लेकिन एक इसकी इच्छा थी, इसकी एक किताब थी, इसकी आत्मकथा थी जो बाबरनामा, उसमें इसने अच्छा व्यक्त किया था कि हमारे मृत्यु के बाद हमें काबुल में दफनाया जाए। लेकिन इसको कहां दफना दिया गया? आराम बाग में दफना दिया गया। जब शेरशाह सूरी की शासन सत्ता आती है तो इसकी एक पत्नी थी मुबारक यूसुफ जई, इसके शव को खुदवा के लेके जाती है और काबुल में दफनाती है। इस प्रकार से बाबर को काबुल में दोबारा ले जाके दफना दिया गया। इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, जिसे बकायते बाबरी, तुजू के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने कुछ सिक्के चलाए थे, जैसे इसने चांदी का शाहरुख चलाया था काबुल में, था कंधार में इसने बाबरी नामक सिक्का चलाया था। इसमें शाहरुख से ही पेपर में प्रश्न पूछता है कि बाबर ने या कौन सा शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।